आप सभी को नमस्कार। आइए आज 9 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में सभी बच्चों को राधे राधे। अगर आप लोग एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या हरियाणा जीके ये पढ़ना है, तो आप लोग आधारशिला बैच स्टार आईक्यू एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई नीडी बच्चा है तो वो मतलब मुझसे संपर्क कर सकता है। मतलब देखो क्या होता है कि ज़रूरत में इंसान काम नहीं आए तो फिर फ़ायदा ही क्या है इंसान का। अगर देखो, अगर आपको वाकई ही ज़रूरत है, आप वाकई पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको फाइनेंशियल इशू कुछ है, तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। जितना हो पाया मैं ज़रूर मदद करूँगा आपकी, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि किस विश्वविद्यालय में युवा उद्यमियों के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये सवाल मैंने कल आपसे जो पूछा था, इसका ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा आपका। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा आपका HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक दिन मैं आप लोगों को HAU से रिलेटेड बने हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इकट्ठे करवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन HAU से बने हुए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं वो अपने आप में। हाँ, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है उन के लिए जो बच्चियां घर से अकेली निकलती हैं। तो देखो भाई, गर्ल्स, ऐसा है कि आज के बाद आप घर से अकेली निकलें तो एक नंबर आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। ये 7988901091। 1091 तो आपको शायद पहले भी याद होगा, बस आगे साथ में ये ऐड ऑन और कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं। एक सेफ जर्नी करके करंट अफेयर या एक अभियान मैंने पढ़ाया होगा आपको, उसी से रिलेटेड है। ट्रैवलिंग अलोन इन हरियाणा, रजिस्टर विद हरियाणा पुलिस एट 112। इसमें आपको क्या है, अपने आप को अपनी सारी डिटेल, जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आप एक अपनी सिटी के अंदर कोई लोकेशन ए है अपने घर की और लोकेशन बी पे आप जाना चाहती हैं, तो आप जहाँ से जा रही हैं और जहाँ तक जा रही हैं वहाँ तक की लोकेशन आप ऐड कर दें अपनी डिटेल को। आपकी डिटेल जो है ना वो सिक्योरिटी पर्पज से सिक्योर रहेगी। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि हरियाणा पुलिस की डायल 112 टीम है वो आपको ट्रैक करती रहेगी, आपके साथ में कोई मिस हैपनिंग ना हो। यदा कदा कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके साथ में आपकी मतलब आपकी हेल्प करने के लिए आपके साथ में हरियाणा पुलिस रहेगी। ये अभियान हरियाणा का स्टार्ट किया गया, सेफ जर्नी। मुझे बहुत पसंद आया ये। और खैर मतलब मैं मेरे शहर की बता रहा हूँ, हिसार शहर में ऑलमोस्ट सब कुछ सेफ सा ही है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये प्रॉब्लम बताओ कब आती है, दिन में थोड़ी कम रहती है बात। जैसे 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, तो ये ऑटो वाले जो होते हैं ना, ये जगाधरी नंबर 1 थोड़ा लगा लेते हैं, फिर जरा सा झूम लूँ मैं, ये गाना इनका स्टार्ट हो जाता है। उस समय थोड़ा सा भय आता है मन में। तो भय आता है तो उस भय को दूर करने के लिए शायद सेफ जर्नी अभियान है ना, ये शायद कहीं हद तक ठीक होगा। डायल 112 सर्विसेज कब स्टार्ट हुई थी याद है आपको? डायल 112 सर्विस स्टार्ट हुई थी 12 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। 12 जुलाई 2021 को जो ना स्टार्ट हुई थी। और ये पूरा प्रोजेक्ट पता है किसने तैयार किया था? सी डेक ने तैयार किया था। सी डेक ने, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। कौन से ने? हैदराबाद। मैं यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सी डेक हैदराबाद में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि भारत में सबसे टॉप सी डेक कौन सा है? सी डेक पुणे है। सबसे टॉप सी डेक है भारत में, सी डेक पुणे है, ठीक है ना। चलिए, 2 नंबर पे हैदराबाद आता है। और इसके अलावा सी डेक मोहाली भी है, ठीक है ना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इस सी डेक पुणे ने तो हमारे भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भी बनाया था, आपको याद हो तो, परम 8000, ठीक है ना, परम 8000। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आरंभ हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये गीता जयंती महोत्सव हमारे हरियाणा के राज्यपाल जी ने स्टार्ट किया है अभी, मतलब इसका शुभारंभ किया है। गीता महोत्सव ये 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होने वाला है, कुरुक्षेत्र के अंदर होने वाला है। हरियाणा के राज्यपाल, 18 नंबर के राज्यपाल, जिनका नाम है श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने इस अभियान को अभी के लिए लॉन्च कर दिया है। अच्छा, ये तो ठीक है हमारे लिए कि ये अभियान गीता जयंती महोत्सव स्टार्ट हो चुका है,
पर वैसे शुरुआत इसकी कब हुई थी, ओवरऑल शुरुआत सबसे पहली बार इसकी कब शुरुआत हुई थी, तो 1989 के अंदर हुई थी। ये गीता महोत्सव था उस टाइम पे, गीता जयंती। और 1989 में तो इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में इसमें गीता जयंती समारोह कब से, ये गीता महोत्सव था स्टार्टिंग में, फिर गीता जयंती भी इसमें सेलिब्रेट करने लग गए थे। गीता जयंती इसको 1992 से एड ऑन कर दिया था। और इस गीता जयंती को इंटरनेशनल लेवल पे कर दिया था साल 2002 के अंदर हरियाणा के द्वारा ही। और ये गीता जयंती महोत्सव है, और ये इसके साथ साथ गीता महोत्सव और गीता जयंती महोत्सव को 2002 में कर ही दिया था। और गीता महोत्सव को जो है ना साल 2016 में इंटरनेशनल किया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो 1989 वाला है ना वो क्या है, वो है गीता महोत्सव, ठीक है ना, गीता महोत्सव है। 1992 में क्या स्टार्ट हुआ इसके अंदर, इसमें गीता जयंती स्टार्ट होगी साथ के साथ, ठीक है ना। 2002 के अंदर क्या किया गया, 2002 के अंदर गीता जयंती जो है ना, गीता जयंती, इस गीता जयंती को 2002 के अंदर जो है ना राष्ट्रीय उत्सव घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय उत्सव, नेशनल लेवल का जो है ना कर दिया गया। और 2016 के अंदर क्या कर दिया गया, ये जो गीता महोत्सव है, गीता महोत्सव, गीता महोत्सव को इंटरनेशनल लेवल का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। क्या दे दिया, इंटरनेशनल लेवल का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए सर, अब अगली बात आपको ये बतानी है हमें कि गीता जयंती महोत्सव कहिएगा आप तो आपको पूरा एक गीता महोत्सव ही इसके नाम से इसको जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहते हैं इसको हम लोग। इसको इंटरनेशनल लेवल पे अब 2023 के अंदर जो है ना वो मनाया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था, और अनिल विज जी ने हिस्सा लिया था उसमें। इससे पिछली साल 2022 में एक कनाडा के अंदर हुआ था, ब्रम्पटन शहर के अंदर हुआ था, ठीक है ना। पहले ही ऑलरेडी जैसे 2018 के अंदर मॉरिशस में हो चुका था, और इससे अलावा इंग्लैंड में भी हो चुका है ये आपका 2019 में इंग्लैंड के अंदर हुआ था ये। और 19 के अंदर मॉरिशस के अंदर किया गया था, 18 के अंदर मॉरिशस भाग मतलब पार्टिसिपेटेड बना था, 19 के अंदर मॉरिशस के अंदर खुद के अंदर हुआ था ये, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि जो गीता महोत्सव जो है ना हमारा, ये इंटरनेशनल लेवल का तो है, चलो ठीक है, ये बातें भी सारी। पिछली बार जैसे 2022 में इसके पार्टनर कंट्री भी रहा था, 2022 में इसका पार्टनर कंट्री जो था, मतलब थीम कंट्री कह सकते हो आप लोग, वो तो था नेपाल था, नेपाल। और इसके अलावा राज्य था एमपी। 2023 में कोई नेशन का तो जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हाँ राज्य जरूर है, वो है आसाम। इतनी सारी बातें तुम्हें याद जरूर रख लेनी है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, तुम लोगों को याद हो जाएंगी तो बहुत अच्छी सी बात है ये, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। मैं भी कोशिश कर रहा है, मतलब जी बहुत कर रहा है, वक्त पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर मेरा मन बहुत है कि मैं यहाँ पे आऊँ। अगर मैं आया तो अपने टेलीग्राम पे मैसेज डालूंगा, आप लोग भी अगर आए तो हम मिलेंगे जरूर। अगर आया तो, मन तो देखो पिछली बार भी बहुत था, नहीं आया गया, इस बार अगर देखते हैं, वक्त निकालते हैं, अगर हो पाया तो। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में भारत के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के साथ 3.8 किलोमीटर लंबी नई सड़क के निर्माण को मंजूरी दी है। Recently, in which district the Chief Minister inaugurated India's first elevated railway track with 3.8 kilometer construction of a long new road has been approved. आपको याद होगा पिछले साल की बात है, 27-28 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा का जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे भारत के गृह मंत्री जी आए थे, जिनका नाम है अमित शाह जी। और इन्होंने एक चिंतन शिविर में आए थे, वो वहाँ पे कुछ उद्घाटन किए थे। जैसे एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट उद्घाटन था हरियाणा के सोनीपत के अंदर। सोनीपत में क्या किया था, सोनीपत के अंदर उत्तर भारत का एक बड़ी स्टेशन का उद्घाटन किया था। बड़ी में जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ना, उसका रेल कोच निर्माण फैक्ट्री, तो तकरीबन 585 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, 181 एकड़ के अंदर है वो, तो उसका उद्घाटन किया। एक रोहतक का ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, इसका उद्घाटन किया। रेलवे, आप कहोगे सर एलिवेटेड मतलब ऊपर ऊपर चलती है, तो ऊपर ऊपर सर मेट्रो भी चलती है, मेट्रो चलती है ना, नॉर्मल रेल तो नहीं चलती ना। नॉर्मल रेल भारत की पहली है जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, लगभग 3.8 या 4 किलोमीटर लंबा ये है ये। तो नई
इसके साथ साथ अब पैरेलली एक सड़क भी बनाई जाएगी, ये भी मतलब एलिवेटेड ही बनेगी ऑफ कोर्स ये भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो है ना अनाउंसमेंट है, और ये अगेन रोहतक केंद्र ही हुआ, फिर ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक रहेगा। तो तकरीबन 3790 मीटर लंबाई 5.5 मीटर चौड़ाई वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना 9 महीने में तकरीबन पूरी हो जाने वाली है। 50,000 से ज़्यादा लोगों को इसका डायरेक्ट लाभ मिल जाएगा ये। और रोहतक में 3.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक भारत का पहला ट्रैक है, इसे रेल मंत्रालय ने 315 करोड़ रुपए की लागत से बनाया था, और जिसमें से 225 करोड़ रुपए राज्य के हिस्से में दिए गए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, और ये तो टोटल पैसा वगैरह आप लोगों को पता लग ही गया है। अच्छा, जब भी आपके मन में ना रोहतक आए या रोहतक जिला कहीं से आपके आगे आए, तो रोहतक से एक तो सवाल आप लोगों को बहुत ढंग से याद रहना चाहिए, एमडीयू यूनिवर्सिटी का, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। और दूसरा आपको ये याद रहना चाहिए कि रोहतक के अंदर एक तिलियार झील है, ठीक है ना, तिलियार, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रोहतक जिले के अंदर 8 मई के दिन, 8 मई 1976 को हरियाणा का पहला, 8 मई 1976 को हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र खुला था। उसके बाद में 1991 को खुला था कुरुक्षेत्र में, और फिर उसके बाद में 1999 में खुला था हिसार में। दूरदर्शन केंद्र आप सबको पता है कि अभी तो हरियाणा के अंदर अभी कोई बचा ही नहीं है दूरदर्शन केंद्र, ठीक है ना। अच्छा, रोहतक की बात करूं तो फिलहाल के लिए बाबा मस्तनाथ का डेरा है ना, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, वायरल है, ट्रेंडिंग है, ठीक है ना। बाबा मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ का डेरा क्यों चर्चा में है? ये अस्थल बहौर के अंदर है, ठीक है ना, अस्थल बहौर में, क्योंकि वो राजस्थान के सीएम बनने की दौड़ में सबसे आगे है। वो राजस्थान की अलवर से लोकसभा के सांसद थे, और अभी रिसेंटली जो है ना वो विधायक भी चुन लिए गए हैं। तो उन्होंने लोकसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया है, और बहुत मतलब यूं कहिएगा भीड़ में है, यूं कहिएगा आगे हैं, दौड़ में है। किस की दौड़ में है कि ताकि लोकसभा सीट को तो छोड़ो, यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए राजस्थान के। आगे देखो, खैर अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है बीजेपी में, हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिना नाम के बीजेपी चुनाव लड़ी भी है, ना केवल चुनाव लड़ी बल्कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती है, पूर्ण बहुमत से जीती है। कोई सीएम चेहरा नहीं है, हालांकि क्या होता है एक सीएम चेहरे पे होता है दावेदारी, लेकिन बीजेपी ने बस अपने पार्टी के नाम पे ही चुनाव लड़ा और जीती, केवल जीती नहीं है बल्कि टॉप पे रही है, समझिएगा आप लोग। एनीवे, अगला सवाल आता है हमारे पास, गीता महोत्सव तो मैंने अभी आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है ना। इसमें ना 22 और 23 दिसंबर को 2 दिन हर जिले में गीता उत्सव कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और बाकी इसके अंदर से लोक नृत्य, शिल्प, लघु उद्योग वगैरह वगैरह सारी चीजें होंगी ये। एक बात एक इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बतानी रह गई है, 2024 में अमेरिका के अंदर होने वाला है ये गीता महोत्सव, और ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका आप समझ सकते हो कितना वैल्यूबल कंट्री है। 22 में कनाडा में हुआ ही था, और 23 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और आपको पता ही है कि अभी 24 में अमेरिका के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। 17 दिसंबर को इसके मुख्य कार्यक्रम होने वाले हैं। 17 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम होगा, उस दिन इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? उपराष्ट्रपति जी होंगे, जगदीप धनखड़ होंगे। ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ, पूजन वगैरह महोत्सव के रूप में स्टार्ट किए जाएंगे। अच्छा, 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ होगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, 19 दिसंबर तक वो चलने वाली होगी, ठीक है। कुंभ मेले की तर्ज पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए अलग से एक मेला अथॉरिटी बनाई गई है, और इसके अलावा जो है ना सारी व्यवस्था को प्रॉपर रखने के लिए वहाँ पे, तो कुरुक्षेत्र को वैसे भी आप 48 कोस की भूमि कहा करते हैं। इसमें लगभग 164 तीर्थ है, उनके 164 के तीर्थ के जितने भी प्रतिनिधि है वो सारे यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए सर, थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। ये प्रॉपर ब्रह्म सरोवर सजाया हुआ है कुरुक्षेत्र का। हाल ही में 5 दिसंबर 2023 को अखिल भारतीय हज कमेटी ने साल 2024 के लिए हरियाणा के हज जाने के इच्छुक हाजियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी हरियाणा में बहुत कम है, लेकिन हरियाणा के लिए फिर भी हरियाणा में एक हरियाणा हज कमेटी बनी हुई है, और इसके अध्यक्ष कौन है हरियाणा में? इसके अध्यक्ष है मिस्टर SD भाटी, ठीक है ना। हज यात्रा के लिए एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अध्यक्ष है हरियाणा में SD भाटी। पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हरियाणा स्टेट हज कमेटी के मिस्टर SD भाटी, ठीक है। एक अच्छा सवाल है, और बहुत कम आगे आने वाले सवालों में से है ये, तुम याद जरूर रखना इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो हज नीति 2024 के अनुसार 70 साल की उम्र से अधिक आवेदक को प्राथमिकता इसके लिए दी जाएगी, ठीक है ना। और हज नीति 2024 के अनुसार 70 और 70 साल से ज़्यादा वाले हैं
या तो आवेदक हो खुद, यदि दोबारा से कोई निजी रिश्तेदार जाना चाहता है तो उसके अतिरिक्त राशि अदा करनी होगी, ठीक है। और गर्भवती महिला कुछ शर्तों के अनुसार ही हज यात्रा जा सकती है। आवेदक जिनकी आयु 45 साल से ज़्यादा ना हो, 4 महिला के समूह में वो जा सकेगी यहाँ पे। और इनको जाने के लिए एक इनका ड्रॉ निकाले जाएंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी जा सकता है, मतलब जो जो इच्छुक है वो तो रजिस्ट्रेशन कर दे, उसके बाद में ड्रॉ के थ्रू इनको सिलेक्ट किया जाएगा। आवेदक जो भी है उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मतलब फाइनेंस उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। शारीरिक का मतलब तो समझते हो शरीर में कोई बीमारी ना हो, मानसिक का मतलब पागल ना हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना मशीन रीडेबल एक वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए जो 31 जनवरी 2025 तक वैलिड हो, वही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, ठीक है ना। कुछ नंबर वगैरह भी दिए गए हैं। और आपको पता होगा भारत सरकार का महावाणिज्य दूतावास सऊदी अरेबिया के द्वारा हज यात्रा या यात्रियों को पूरा प्रबंध किया गया है। जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से इनको यात्रा के लिए भेजा जाता है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने स्वरोजगार के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू किया है? एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो अभी ये किया है एचएयू के लिए। अगेन एचएयू का सवाल आज आया है, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचएयू यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच में एक एमओयू हुआ है। और इसके कुलपति और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है क्षेत्रीय पाइपलाइन के कार्यकारी निदेशक ने इस एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं फाइनल। अच्छा देखो, इससे क्या होगा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सहयोग से हरियाणा के भूमिहीन, बेरोजगार, अशिक्षित ग्रामीण पुरुष और महिला कृषक है अब मधुमक्खी पालन के प्रति रुचि पैदा कर सकेंगे और छोटी मधुमक्खी के पालन इकाई के लिए अपना स्वरोजगार या आर्थिक तकनीकी मदद मिलेगी। तो मतलब ओवरऑल स्वरोजगार के लिए जो है ना एक एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इसके साथ में एचएयू ने, ठीक है। एचएयू का एक और क्वेश्चन भी है कि एचएयू के अंदर भी रिसेंटली जो है ना एक सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल लेवल का, न्यूट्री 2023। इसके अंदर जो है ना मौखिक प्रस्तुति के लिए कुछ बच्चे जो है ना उसमें फर्स्ट आए हैं, तो उसका भी एक था, एक सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लेवल का न्यूट्री 2023। एक इतनी सी बात आप याद कर लेना, फर्स्ट सेकंड का कोई लॉजिक नहीं है। एक इंटरनेशनल लेवल का न्यूट्री 2023 सम्मेलन था आपका, जो कि हिसार के एचएयू के अंदर हुआ था। पोषण जीव विज्ञान विभाग की तरफ से इसको आयोजित करवाया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी हाल ही में किस राज्य का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है? बीजेपी की तरफ से कह सकते हो 3 राज्यों में चुनाव जीत तो लिए गए, लेकिन सीएम पद के लिए असमंजस है, ठीक है ना। एक तो छत्तीसगढ़ है, एक राजस्थान है और एक एमपी है, ठीक है ना। मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात है इस बार के लिए। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस के पार्टी आई है, रेवंत रेड्डी जो है ना वो सीएम बनने के लिए मतलब शपथ ले चुके हैं, तो वो तो खैर रेवंत रेड्डी वाली बात तो ठीक है, वो तो सीएम बन गए। लेकिन इन राज्यों में अभी भी स्टिल असमंजस है। हालांकि 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी, लेकिन ये बड़ी बात ये क्या पता बीजेपी को इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि अब क्या करें, किसको बनाएं। अब दावेदार तो बहुत है, मतलब 20-30 जने विधायक हैं, अपना बार बार गाड़ियां लेके दिल्ली घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ठीक है ना। न्यूज़ वालों को बढ़िया न्यूज़ मिली हुई है, देखिएगा गौर से देखिएगा, ये आ गए, ये आ गए, वो आ गए, ठीक है ना। हालांकि ऑब्जर्वर अभी अपने मुख्यमंत्री जी को बनाया मध्य प्रदेश का। क्या है सर ऑब्जर्वर? एक एक्चुअली जो मतलब राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के अंदर विधायक दल के नेता चुनने के लिए, मतलब मुख्यमंत्री बनाने के लिए, समझो विधायक दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। एक्चुअली सही मायने में बताऊं मैं आपको, सही मायने में तरीका तो यही होता है कि पहले चुनाव कराओ, चुनाव जीत जाए, चुनाव जीतने के बाद में विधायक दल का नेता चुना जाता है और उसको फिर सीएम बनाया जाता है। सही मायने में राज्य व्यवस्था तो यही है। लेकिन बहुत लंबे टाइम से जनता की डिमांड पे कहिएगा, एक एक चेहरा पहले से ही अनाउंस कर दिया जाता है कि इसके नाम पे इलेक्शन लड़ा जाता है। जस्ट लाइक जैसे संसद में भी तो ऐसा ही होता है कि सांसदों का एक नेता चुना जाएगा, उसको प्रधानमंत्री, मतलब मंत्रियों में प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों में राज्य में मुख्यमंत्री, तो बस ऐसा ही होता है ये। तो हालांकि अभी राजस्थान के लिए ऑब्जर्वर बनाए राजनाथ सिंह को, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है भारत सरकार में। इसके अलावा सरोज पांडे राज्यसभा सांसद है, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव है ये। एमपी के लिए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा है। सुश्री आशा लकाड़ा राष्ट्रीय सचिव है ये। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा जो कि भारत में जनजातीय मंत्रालय को देखते हैं। सर्वानंद सोनोवाल जो कि बंदरगाह और जहाजरानी, जलमार्ग, आयुष डिपार्टमेंट को देखते हैं। एक दुष्यंत कुमार गौतम है जो राष्ट्रीय महासचिव है।
तो अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव है, मुख्य प्रभारी, उन्होंने एक अभी रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 दिसंबर को एक ऑफिशियल लेटर दिया था। वैसे मुख्यमंत्री हरियाणा के जो है ना पीएम के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। कहा जाता है कि ये दोनों आरएसएस का जब टाइम था ना, उस टाइम पे दोनों साथ ही रहे थे, ये एक रूम में रहते थे ये, और बल्कि हर 2-3 महीने में मुख्यमंत्री जी मिलने भी चले जाते हैं। अच्छे मित्र बताते हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री अपने हरियाणा को ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब ये सिलेक्ट करेंगे कह सकते हो आप। इनको बनाने की एक वजह है क्योंकि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दाग नहीं लगा, ठीक है ना, कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ। इनके चलते हुए 2019 के अंदर हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी की आई थी। 10 ही सीटें हैं लोकसभा की, 10 की 10 ही आ गई। तो इसके चलते मतलब काफी अच्छा संगठन मजबूत रहा है हरियाणा में बीजेपी का, इनके चलते हुए। आगे देखो 2024 क्या कहता है अभी, ठीक है ना। बाकी सब स्थितियां ठीक है, बस हमें तो एक ही का भरोसा होता है, जॉब का। और वो पता नहीं, खैर अब तो अभी शायद सरकार तेजी लाए कुछ कहीं पे। एनीवे आज का सेशन इतना ही था। कैसा लगा आपको सेशन, फीडबैक जरूर दिया करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो आप लोग। और आपके लिए सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय 19वां सम्मेलन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाला है पशु चिकित्सा से रिलेटेड, ठीक है ना। और एचपीएससी का एचसीएस का बैच लेना चाहते हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का इशू है तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। पढ़ना है आपको, बस मैं ये कहता हूँ कि पढ़िएगा। बहुत तबीयत से पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो बच्चा इस बैच में है वो फीडबैक भी दे सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग।